नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 की रसायन शास्त्र की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम इस क्लास में आज हमारे पाठ्य पुस्तक की इकाई 2 विलयन का अध्ययन करेंगे। तो हाँ बच्चों, मैं आराधना खरे, व्याख्याता रसायन शास्त्र, शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ा भेल, भोपाल से। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। विलयन। विलयन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विलयन क्या है, विलयन के प्रकार, सांद्रता क्या है, प्रतिशतता, पार्ट्स पर मिलियन, मोल अंश, मोलरता, मोललता, विलेयता और हेनरी का नियम। पहला पॉइंट हम लेते हैं, विलयन क्या है। जब यह प्रश्न पूछा जाता है विलयन क्या है, तो हमारे दिमाग में एक इस तरह का पदार्थ आता है जो द्रव अवस्था में हो और उसमें किसी पदार्थ को घोला गया हो। परंतु वास्तव में विलयन द्रव अवस्था में ही नहीं होता, यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। अतः अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। हम इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर ये मिश्रण है और ये विलयन है। मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार के होते हैं। यहाँ हम विषमांगी मिश्रण देख रहे हैं जिसमें कि इसके अवयव हमको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जबकि विलयन में इसके अवयव हमको या इसके घटक हमको अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यह विलयन है। इस प्रकार विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब समांगी मतलब क्या? समांगी मिश्रण होमोजीनस मिक्सचर मतलब वह मिश्रण जिसका सभी स्थान पर संगठन व गुण समान हो, ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए, जब हम जल में नमक या शक्कर घोलते हैं तो जब वह घुल जाती है तो हम अलग से नमक को नहीं पहचान पाते हैं या शक्कर को नहीं पहचान पाते हैं, तो ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। एक और एग्जांपल ले, नींबू के रस को यदि हम जल में विलय करते हैं तो वह भी हमको अलग दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं और विलयन इसी प्रकार का मिश्रण होता है। इस पिक्चर से ये और क्लियर हो जाएगा। ये आप पहला पिक्चर जो देख रहे हैं वह हेटेरोजीनस मिक्सचर या विषमांगी मिश्रण है, जिसका सभी जगह संगठन आप देख रहे हैं एक जैसा नहीं है। और दूसरा प्रकार जो आप देख रहे हैं वो समांगी मिश्रण का है, जिसमें सभी जगह संगठन समान है, तो ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसा परिभाषा में बताया गया है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, तो विलयन बनने के लिए कम से कम दो पदार्थों का होना आवश्यक है और ये पदार्थ इनके घटक कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से इसके दो घटक होते हैं, एक विलायक या सॉल्वेंट और दूसरा विलेय या सॉल्यूट। अब विलायक क्या है? विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, या दूसरे शब्दों में जिस पदार्थ में हम दूसरे पदार्थ को घोलते हैं वह विलायक या सॉल्वेंट होता है, और यह विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। दूसरा घटक है विलेय या सॉल्यूट। यह वह पदार्थ है जो विलायक में घोला जाता है, या विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलेय कहलाते हैं और इसकी मात्रा हमेशा विलायक से कम होती है। उदाहरण देखिए, उदाहरण यह है चीनी तथा जल के विलयन में। जब हम चीनी या शक्कर को जल में घोलते हैं तो इसमें चीनी की मात्रा जल की तुलना में कम होती है, अतः चीनी तथा जल के विलयन में चीनी विलेय या सॉल्यूट है तथा जल विलायक है। इस पिक्चर में पुनः हम देखें कि यह विलेय है, सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। इन दोनों को हमने मिला दिया तो हमें विलयन या समांगी मिश्रण प्राप्त हुआ।
विलयन के प्रकार जब हम देखते हैं तो दो प्रकार से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, एक भौतिक आधार पर और दूसरा सांद्रता के आधार पर। तो पहले हम पढ़ेंगे भौतिक आधार पर विलयन के प्रकार। भौतिक आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। जिस तरह पदार्थ की तीन अवस्था है तो उसी आधार पर यह तीन प्रकार के होते हैं। पहला ठोस रूप, दूसरा तरल रूप और तीसरा गैसीय रूप। तो इस प्रकार से भौतिक आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव और गैस। ये तीन प्रकार के विलयन होते हैं। इस प्रकार हम पुनः देखें ये विलयन के तीन प्रकार, गैसीय विलयन, गैसीय सॉल्यूशन, द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन या ठोस विलयन। अब ये जो विलयन है इनमें जो ये तीन प्रकार हैं ये विलायक की अवस्था के आधार पर हैं। यदि विलायक गैस अवस्था में है तो गैसीय विलयन, द्रव अवस्था में है तो द्रव विलयन और ठोस अवस्था में है तो वह ठोस विलयन होता है। इन विलयन को पुनः विलेय की अवस्था के आधार पर तीन तीन भागों में बांटा गया है। आप ये टेबल देख रहे हैं, यह आपकी बुक में ये टेबल है जिसमें कि विलयन के तीनों प्रकार और उन तीनों प्रकार के पुनः तीन तीन प्रकार दिए गए हैं और उनके उदाहरण दिए गए हैं। अब हम इन्हें विस्तृत में पढ़ते हैं। पहले गैसीय विलयन या गैसीय सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं और ये तीन प्रकार का होता है। पहला गैर गैस विलयन, दूसरा द्रव गैस विलयन और तीसरा ठोस गैस विलयन। गैस गैस विलयन वह विलयन है जिसमें कि विलायक और विलेय दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं। ऐसे विलयन को हम गैस गैस विलयन कहते हैं। उदाहरण हम देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण। इसी तरह हमारे आसपास जो वायुमंडल है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसे जो गैस गैस विलयन का उदाहरण है। यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है यह भी विभिन्न गैसों का मिश्रण है और ये गैस गैस विलयन का एक प्रकार है। दूसरा प्रकार द्रव गैस विलयन, वह विलयन जिसमें कि विलेय द्रव अवस्था में है लेकिन विलायक गैस अवस्था में ही है, जिसका उदाहरण है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन गैस का विलयन, जिसमें क्लोरोफॉर्म द्रव और नाइट्रोजन गैस अवस्था में है। इसका तीसरा प्रकार ठोस गैस विलयन, जिसमें विलेय ठोस अवस्था में और विलायक गैस अवस्था में है। इसका उदाहरण देखिए कपूर तथा नाइट्रोजन गैस का विलयन, इसमें कपूर ठोस अवस्था में और नाइट्रोजन गैस अवस्था में है। अब आते हैं हम दूसरे प्रकार में, द्रव विलयन या लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में हो और विलेय की अवस्था के आधार पर उसे पुनः तीन भागों में बांटा गया है, गैस द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन और द्रव द्रव विलयन। सबसे पहले गैस द्रव विलयन, वह विलयन जिसमें कि विलेय गैस अवस्था में परंतु विलायक द्रव अवस्था में हो। इसका उदाहरण देखिए जल में ऑक्सीजन का विलयन। दूसरा प्रकार ठोस द्रव विलयन, जिसमें कि विलेय ठोस अवस्था में तथा विलायक द्रव अवस्था में हो, ऐसा विलयन कहलाता है ठोस द्रव विलयन और इसका उदाहरण है चीनी तथा जल का विलयन। यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि ये सॉलिड मतलब ठोस पदार्थ है जिसको कि लिक्विड में घोला गया है, द्रव में घोला गया है और इस तरह से हमको यह ठोस द्रव विलयन प्राप्त हो रहा है। द्रव द्रव विलयन, वह विलयन जिसमें कि विलेय और विलायक दोनों लिक्विड स्टेट में या द्रव द्रव अवस्था में हो। उदाहरण संतरे का रस जब जल में विलेय किया जाता है तो हमें जो विलयन प्राप्त होता है वह द्रव द्रव विलयन है। यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं ये कार्बोनेटेड वाटर है जिसमें कि ऑरेंज जूस को मिला दिया तो हमको जो विलयन प्राप्त हो रहा है वह द्रव द्रव विलयन है। अब आते हैं तीसरे प्रकार पर, सॉलिड सॉल्यूशन या ठोस विलयन, वह विलयन जिसमें कि विलायक ठोस अवस्था में हो और विलेय की अवस्था के आधार पर पुनः यह तीन भागों में विभाजित है, ठोस ठोस विलयन, गैस ठोस विलयन और द्रव ठोस विलयन। सर्वप्रथम ठोस ठोस विलयन, वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों ठोस अवस्था में हो,
ऐसा विलयन ठोस ठोस विलयन कहलाता है और इसके अंतर्गत सभी मिश्र धातुएं आती हैं। जैसे उदाहरण हम देखें, तांबा और सोने का विलयन, जिंक तथा लोहे का विलयन, ये ठोस ठोस विलयन के उदाहरण हैं। यहाँ आप पिक्चर में देख रहे हैं कि हमने दो धातुओं को मिलाया है, दो प्रकार के ठोस पदार्थों को मिलाया है और इस तरह से हमें ठोस ठोस विलयन प्राप्त हो रहा है। गैस ठोस विलयन वह विलयन जिसमें विलेय गैस अवस्था में लेकिन विलायक ठोस अवस्था में हो, उसे गैस ठोस विलयन कहते हैं। उदाहरण देखिए, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। द्रव ठोस विलयन, जैसा पहले मैं बता चुकी हूं, इसमें विलेय द्रव अवस्था में और विलायक ठोस अवस्था में होगा, जिसका उदाहरण है पारा तथा सोडियम का विलयन, जिसमें कि पारा लिक्विड स्टेट में द्रव अवस्था में है और सोडियम ठोस अवस्था में है। ऐसे विलयन को जो पारे के द्वारा बना है उसे हम अमलगम कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरे प्रकार के वर्गीकरण में, सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण। तो वर्गीकरण को समझने के पहले हमको पता होना चाहिए सांद्रता क्या है। तो विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। यहाँ हम विलयन का इकाई आयतन लें और उसमें किसी विलेय पदार्थ को घोलें तो उसकी जितनी मात्रा होगी वो उसकी सांद्रता कहलाती है। और सांद्रता को हम दो प्रकार से, गुणात्मक तथा मात्रात्मक, दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। परिभाषा देखिए सांद्रता की, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा सांद्रता या कंसंट्रेशन कहलाती है, जिसका सूत्र देखिए, सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन। इसकी इकाई ग्राम प्रति लीटर है। अब हम वर्गीकरण देखते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। सांद्रता के आधार पर विलयन 5 प्रकार हैं। 5 प्रकार के होते हैं जिनका अध्ययन आप लोग पहले की क्लासेस में कर चुके हैं। तो हम इनके नाम देखते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। सर्वप्रथम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, मतलब जिसमें और अधिक विलेय न घोला जा सके, उसे संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा प्रकार असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, या वह विलयन है जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है और ऐसा विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तनु और सांद्र विलयन इसी श्रेणी में आते हैं। यहाँ हम पिक्चर में देख रहे हैं, ये अनसैचुरेटेड या असंतृप्त सॉल्यूशन है जिसमें कि विलेय की मात्रा कम है, और दूसरा प्रकार जो है वो संतृप्त विलयन का है जिसमें पर्याप्त मात्रा में विलेय घुला हुआ है। तो इस पिक्चर से अंतर स्पष्ट हो जाता है कि संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन में क्या अंतर है। अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब हम संतृप्त विलयन में और अधिक विलेय को घोलते जाते हैं तो जो विलयन प्राप्त होता है उसे हम अति संतृप्त विलयन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, मतलब संतृप्त विलयन से ज्यादा मात्रा में विलेय घुला हो तो वह अति संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ हम पिक्चर में देखेंगे, यह है असंतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम है, यह है संतृप्त विलयन जिसमें पर्याप्त मात्रा में विलेय है, और यह है अति संतृप्त विलयन जिसमें कि बहुत अधिक विलेय मिलाने पर उसका क्रिस्टलीकरण हो गया है और वह अवक्षेपित हो रहा है। चौथा प्रकार तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन, जैसा मैंने बताया था यह संतृप्त विलयन का ही एक प्रकार है। यह वह विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम मात्रा में घुली होती है, उसे हम तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। सांद्र विलयन वह विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा तनु विलयन की तुलना में अधिक घुली हुई हो। यदि हम दो विलयन ले और उनका कंपैरिजन करें तो जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी वह तुलनात्मक रूप से कम है, वह तनु विलयन, और दूसरा सांद्र विलयन होगा। सांद्रता को व्यक्त दो प्रकार, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, मात्रात्मक रूप से और गुणात्मक रूप से। जब हम सांद्रता को गुणात्मक रूप से बताते हैं तो यह सही पता नहीं लग पाता कि विलयन कितना सांद्र है या कितना तनु है। अतः एकदम सही मात्रा दर्शाने के लिए हम सांद्रता को मात्रात्मक रूप में व्यक्त करते हैं।
जिसके अंतर्गत सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, जैसा आपको मालूम है, प्रतिशत बताने के लिए हम 100 भाग लेते हैं, तो उसी तरह इसकी परिभाषा होगी 100 ग्राम विलयन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। विलयन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत, इसका सूत्र हम देखेंगे। विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, अवयव मतलब विलेय या विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, विलेय और विलायक के द्रव्यमान का योग गुणित 100। द्रव्यमान प्रतिशत में को हम इन सूत्रों के द्वारा दर्शा सकते हैं। यदि मान लीजिए इसमें विलेय A और विलायक B है, तो विलेय के द्रव्यमान को हम दर्शाएंगे WA अपॉन WA प्लस WB, या WA है विलेय का द्रव्यमान और WB है विलायक का द्रव्यमान। तो इसी तरह विलायक का द्रव्यमान यदि ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, तो WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100 इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे। उदाहरण, यदि एक ऐसा विलयन हमारे पास है जिसमें कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम चीनी घुली हुई है, तो जल की मात्रा 80 ग्राम होगी और इस विलयन की सांद्रता 20% होगी। आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंट, अभी हमने जो प्रतिशत निकाला था वह द्रव्यमान के आधार पर निकाला था। अगर यही प्रतिशत आयतन के आधार पर निकाला जाए तो उसे हम वॉल्यूम परसेंट या आयतन प्रतिशत कहते हैं। और इसके अनुसार विलयन के प्रति 100 भाग में उपस्थित विलेय या विलायक के आयतन के अनुसार भागों की संख्या आयतन प्रतिशत या वॉल्यूम परसेंट कहलाता है। इसे पुनः सूत्र के द्वारा देखें। यदि A विलेय और B विलायक है तो A का आयतन प्रतिशत होगा VA अपॉन VA प्लस VB। यहाँ पर VA है विलेय का आयतन और VB है विलायक का आयतन गुणित 100। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यदि हम विलयन में किसी विलेय की मात्रा को ग्राम में और विलयन की मात्रा को आयतन में दर्शाएं तो इस तरह का प्रतिशत द्रव्यमान आयतन या वॉल्यूम मास वॉल्यूम परसेंट कहलाता है। इस इकाई का उपयोग फार्मेसी में औषधियों की दवाइयों की सांद्रता को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका सूत्र देखें। विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। आप देख रहे हैं विलेय का हम द्रव्यमान ले रहे हैं और विलयन का आयतन ले रहे हैं, अतः इसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। पार्ट्स पर मिलियन या ppm, जब विलयन बहुत ज्यादा तनु होता है तब इस इकाई का उपयोग किया जाता है। इस इकाई में किसी विलयन के 10 लाखवें भाग में विलेय के सभी भागों की संख्या तथा विलयन के सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या का अनुपात ज्ञात किया जाता है। इन दोनों का जो अनुपात होगा वो पार्ट्स पर मिलियन या ppm कहलाता है। इसका सूत्र देखिए। अवयव के भागों की संख्या मतलब विलेय या विलायक के भागों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या गुणित 10 की घात 6 या 10⁻⁶। मोल अंश या मोलर फ्रैक्शन, इसे x के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोल और विलयन में उपस्थित समस्त मोल मतलब दोनों के मोलों का योग, इन दोनों का जो अनुपात होता है वह उस घटक का मोल अंश या मोलर फ्रैक्शन कहलाता है। मोल अंश का अगर हम सूत्र देखें, यदि हमें विलेय का या सॉल्यूट का मोलर फ्रैक्शन ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होगा विलेय के मोल बटे मोलों की कुल संख्या। यहाँ हम स्मॉल n के द्वारा विलेय के या सॉल्यूट के मोल को दर्शा रहे हैं और कैपिटल N के द्वारा विलायक के मोलों को दर्शा रहे हैं। मोलरता या मोलरिटी, मोलरिटी विलयन के 1 लीटर में विलेय ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या मतलब किसी विलयन के 1 लीटर में उसके कितने मोल घुले हुए हैं, यह इसे मोलरता के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसकी इकाई ग्राम मोल प्रति लीटर है। मोलरता ताप से प्रभावित होती है। यदि टेम्परेचर में चेंज किया जाए, परिवर्तन किया जाए ताप में, तो मोलरता भी परिवर्तित होती है। नेक्स्ट, मोलैलिटी या मोललता।
किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। आपने मोलरता में देखा था, हमने विलयन का आयतन 1 लीटर या आयतन के रूप में लिया था और यहाँ हम विलायक के 1000 ग्राम ले रहे हैं जिसमें मोलों की संख्या बताई गई है। वहां भी मोलों की संख्या बताई है और यहाँ भी, लेकिन वहां हमने 1 लीटर विलयन में बताई है और यहाँ 1000 ग्राम विलायक में। तो ये दोनों में डिफरेंस है मोलरता और मोललता में। मोललता का हम सूत्र देखें तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की ग्राम में मात्रा गुणित 1000, ये मोललता का सूत्र है। नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, प्रति लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। मोलरता में हमने ली थी मोलों की संख्या, नॉर्मेलिटी में हमको लेना है ग्राम तुल्यांकों की संख्या और इसका मात्रक है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब हम आते हैं विलेयता या सॉल्युबिलिटी पे। जब हम किसी पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं तो सभी प्रकार के पदार्थ समान मात्रा में विलायक में विलेय नहीं होते हैं। कोई पदार्थ कम मात्रा में विलेय होता है, कोई पदार्थ अधिक मात्रा में विलेय होता है। तो इस तरह से प्रत्येक पदार्थ अलग अलग मात्रा में विलेय होता है जो उसकी सॉल्युबिलिटी या विलेयता कहलाती है। हम इसकी परिभाषा देखें, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली होती है, पदार्थ की विलेयता या सॉल्युबिलिटी कहलाती है। उदाहरण देखें कि हमने यहाँ पर एक विलेय लिया है जो उसे विलायक में हमने विलेय किया है तो हमें विलयन प्राप्त हुआ। अब जरूरी नहीं है कि सभी पदार्थ के लिए विलेय की समान मात्रा ही इस विलायक में घुले। कोई पदार्थ कम मात्रा में घुलेगा, जिसकी विलेयता कम होगी वो कम घुलेगा, जिसकी विलेयता अधिक होगी वह अधिक विलेय होगा। हम आते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता पर। जब हम ठोस पदार्थ को द्रव में विलेय करते हैं तो सभी ठोस पदार्थ सभी विलायक में विलेय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए हम नमक या शक्कर को जब जल में घोलते हैं तो वो घुल जाते हैं, लेकिन यदि हम नमक या शक्कर को बेंजीन में या तेल में घोलते हैं तो वह नहीं घुलते हैं। वहीं नैफ्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं लेकिन जल में नहीं घुलते हैं। तो इस तरह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पदार्थ सभी विलायकों में विलेय हो। अब इसके लिए एक नियम लागू होता है, समान समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जब विलेय और विलायक की प्रकृति समान होती है तो वो उसे विलेय कर लेता है। समान मतलब ध्रुवीय, यदि विलेय भी ध्रुवीय हो विलायक भी ध्रुवीय हो, दोनों की अगर पोलर अवस्था है, पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्वेंट है तो वो आपस में विलेय हो जाएंगे, विलयन बना लेंगे। लेकिन यदि नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वह नॉन पोलर सॉल्वेंट में या अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में ही विलेय होगा। जिस तरह समान लोगों में मित्रता होती है उसी तरह यहाँ पर भी अगर इनकी प्रकृति समान है तो वे आपस में घुल जाएंगे, मिल जाएंगे और विलयन बनाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि इनके बीच जो अंतर आणविक क्रियाएं होती हैं वो समान होती हैं, मतलब लगभग गुण समान होते हैं, इसलिए ये समान पदार्थ मिलकर विलयन बनाते हैं और यह कहा जाता है कि समान समान को घोलता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। विलीनीकरण, जब हम किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव में घोलते हैं तो वह द्रव में घुलने लगता है और इसे हम विलीनीकरण या घुलना कहते हैं, या सामान्य भाषा में हम कहें तो घुलना विलीनीकरण है। इसके बाद आता है क्रिस्टलीकरण। जब किसी ठोस पदार्थ को हम किसी द्रव विलायक में घोलते हैं, जब उसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है तो वह अति संतृप्त विलयन होता है और अति संतृप्त विलयन में जो पदार्थ होता है वह तल पर जमा होने लगता है और इस प्रक्रिया को हम क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए कि जब हम किसी विलयन में विलेय की सांद्रता को जब बढ़ने लगती है और इस समय जो विलयन में से विलेय के कुछ कण ठोस विलेय के कणों के साथ जुड़कर अलग हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं ये तनु विलयन है जिसमें कि विलेय की मात्रा कम है, उसके बाद ये संतृप्त विलयन है, ये असंतृप्त था, ये संतृप्त विलयन है और इसमें जब हम और अधिक विलेय मिलाते हैं तो उसका क्रिस्टलीकरण हो जाता है और वह पदार्थ अवक्षेपित होने लगता है।
विलेयता पर दाब का प्रभाव। विलेयता दाब के द्वारा प्रभावित होती है, लेकिन जब ठोस पदार्थ को घोला जाता है तो उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। इनके दाब को बढ़ाकर या कम करके इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अतः इनकी विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विलेयता पर दाब का प्रभाव। ऊष्माशोषी प्रक्रिया में, ऊष्माशोषी जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें कि ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, इस प्रक्रिया का यदि ताप बढ़ाया जाए तो विलेयता बढ़ती है और ताप घटा दिया जाए तो विलेयता कम होती है। इसके विपरीत यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसका ताप बढ़ा दिया जाए तो विलेयता घटती है, मतलब उल्टा होने लगेगा। ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी और ताप कम करेंगे तो विलेयता बढ़ती है। गैस की द्रव में घुलनशीलता पर दाब का प्रभाव। जब हम गैस को घोलते हैं जब गैस को हम घोलते हैं तो दाब बढ़ाने पर उसकी विलेयता बढ़ती है, क्योंकि गैस जो होती है वो संपीड़ित की जा सकती है तो उसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। अतः दाब बढ़ाया जाए तो घुलनशीलता बढ़ेगी और दाब कम किया जाए तो घुलनशीलता कम होती है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जैसे हमने दाब बढ़ाया है तो दाब कम है तो गैस की कम अणु इसमें घुल रहे हैं, और जैसे ही हमने दाब को बढ़ा दिया है तो अधिक मात्रा में गैस इसमें विलय हो रही है। दाब और विलेयता में संबंध दर्शाने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया, जिसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, या दूसरे शब्दों में स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इसे हम सूत्र के द्वारा इस तरह दर्शा सकते हैं, किसी गैस की वाष्प अवस्था में यदि आंशिक दाब P है तो उस विलयन में गैस के मोल अंश को अगर हम x के द्वारा दर्शाते हैं तो इसमें निम्न संबंध होगा, P समानुपाती KH इंटू x। यहाँ पर P इसका आंशिक दाब और x इसका मोलर फ्रैक्शन है, और KH यहाँ पर हेनरी का नियतांक है। हेनरी के नियतांक का मान जिसके लिए अधिक होता है उसकी विलेयता कम होती है। अक्रिय गैसों के लिए इसका मान अधिक होता है, अतः ये गैस कम घुलती हैं। इसी प्रकार यदि कोई विलयन गर्म होता है तो उसके लिए इसका नियतांक का मान अधिक होता है तो उसमें विलेयता कम होती है। यही कारण है कि जीव जंतु ठंडे जल में अधिक सुविधाजनक स्थिति में होते हैं, क्योंकि उसके लिए K का मान कम होता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। हेनरी का नियम सभी जगह लागू नहीं होता, इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। यह हम देखते हैं। पहला, यह नियम कम दाब और उच्च ताप पर लागू होता है। दूसरा, गैस और विलायक में कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए तथा गैस के अणुओं के बीच में संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। इन तीन कंडीशन में हेनरी का नियम लागू होता है। जब हम अमोनिया को जल में घोलते हैं तो जो यौगिक बन जाता है, अतः यहाँ पर विलीनीकरण होगा, यौगिक बन जाएगा, तो यहाँ हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। अब हम देखते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग देखते हैं पर्वतारोहियों का। जब पर्वतारोही पहाड़ पर ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां दाब कम हो जाता है, और दाब कम होने से उनके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे वे कमजोरी महसूस करने लगते हैं, उनकी सोचने की क्षमता कम होने लगती है। इस लक्षण को हम एनॉक्सिया कहते हैं। दूसरा अनुप्रयोग हम देखेंगे कोल्ड ड्रिंक्स में। कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत अधिक दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है, और यही कारण है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो जैसे ही दाब कम होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में निकलने लगती है। तीसरा उदाहरण, समुद्र में गहराई में जब गोताखोर जाते हैं तो उनके रक्त में दाब अधिक होने के कारण अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस विलय हो जाती है, और जब वे सतह पर आने लगते हैं तो दाब कम होने के कारण जो अतिरिक्त ऑक्सीजन या नाइट्रोजन खुली होती है वह बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगती है, जिससे उनकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है जो घातक होती है, और इस कंडीशन को हम बैंड्स कहते हैं। और इससे बचने के लिए वे जो श्वसन के लिए वायु ले जाते हैं उसमें हीलियम और नियॉन गैस मिलाई जाती है, जिससे वे बैंड्स की कंडीशन से बच सकें। इसके अलावा रक्त में घुली ऑक्सीजन विनिमय में भी हेनरी का नियम लगता है। जहां दाब अधिक होता है वहां गैस अधिक खुलती है, और जैसे ही दाब कम होता है तो घुली हुई गैस बाहर निकलती है, और इस तरह से हमारे रक्त में गैसों का आदान प्रदान होता है।
गैस की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव। जब हम किसी गैस को द्रव में घोलते हैं और उसका ताप परिवर्तन करते हैं तो उसकी विलेयता पर प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता कम होती है और ताप कम करते हैं तो विलेयता बढ़ती है, क्योंकि गैस का द्रव में घुलना एक एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। इसमें ऊर्जा निकलती है, अतः ताप कम होने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी तथा ताप बढ़ने पर विलेयता कम होगी। तो इस तरह से जब हम गैस को घोलते हैं तो विलेयता ताप कम करने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ेगी। धन्यवाद। अब हम इन पाठ्य बिंदु को यहीं समाप्त करते हैं। अगले पाठ्य बिंदु हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।